हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे साथियों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर किसकी बिस्की बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में जाना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उसके बारे में डिटेल से विस्तृत पूर्वक अच्छे से अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा कंपोस्ट पे। कंपोस्ट क्या होती है, कंपोस्ट खाद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, यहीं से शुरुआत, कंपोस्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपोस्ट की क्या परिभाषा होती है या कंपोस्ट किसे कहते हैं। देखिए, कंपोस्ट का मतलब होता है पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, कचरा। देखिए, पहले यहाँ पे समझिएगा कि कंपोस्ट किसे कहते हैं। देखिए, कंपोस्ट भी ऑर्गेनिक की तरह एक खाद होती है, जैसे ऑर्गेनिक खाद होती है उसी की तरह खाद होती है कंपोस्ट। अब कंपोस्ट कैसे बनती है या क्या होती है, हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, कचरा, मानव मल और पशुओं का गोबर आदि पर जीवाणु या फफूंदी द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विच्छेदन होने से बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहते हैं। दोस्तों, इस पे एक बार फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि पौधे और पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, मानव मल मूत्र और गोबर, इन सब का जो है जीवाणु या फफूंदी द्वारा, किसके द्वारा, जो जीवाणु या फफूंदी होते हैं उनके द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विच्छेदन होने से, क्या होने से, विच्छेदन होने से जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों कि कंपोस्ट किसे कहते हैं। अब अगला आगे हम चर्चा करेंगे कैसे बनती है कंपोस्ट या कंपोस्ट बनाना। ठीक है, इस विधि से तैयार करने को कंपोस्ट बनाना या कंपोस्टिंग कहते हैं। देखिए, किस विधि से तैयार करना है, ये सारी चीजें जिनकी हमने चर्चा की कि पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, मानव विष्ट, गोबर आदि का जीवाणु या फफूंदी द्वारा विघटन, विशिष्ट परिस्थितियों में विघटन क्या होता है, कंपोस्ट कहलाता है। तो हाँ, इस परिस्थितियों से बनी हुई, ये विशिष्ट परिस्थितियां जो विघटन की परिस्थितियां हैं, इससे बनी हुई खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। और इस विधि से खाद तैयार करने को कंपोस्ट बनाना कहते हैं। अगर इस विधि का हम प्रयोग करते हैं विशिष्ट परिस्थितियों में, परिस्थितियों से बनी हुई जीवाणु या फफूंदी द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों से विच्छेदन होने से बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहते हैं। और इस विधि को उपयोग करना या इस विधि से खाद बनाना कंपोस्टिंग कहलाता है या फिर कंपोस्ट बनाना कहलाता है। आगे देखते हैं, पौधों के अवशेष पदार्थ, घरों का कूड़ा करकट, कचरा, मानव का मल, पशुओं का गोबर आदि का बैक्टीरिया, फंजाई द्वारा विशेष परिस्थिति में विच्छेदन होने से यह खाद बनती है। और अच्छी तरह से विच्छेदित खाद साधारण, किस तरह की, जो अच्छी तरह से विच्छेदित हो जाती है कंपोस्ट, उसके कलर की बात कर रहे हैं कि जो अब अच्छी तरह से विच्छेदित हो जाए तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। ये साधारणतः गहरे भूरे रंग की होती है। किस प्रकार की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। कंपोस्ट जो होती है जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो इसका कलर जो है देखने में गहरे भूरे रंग का होता है, ये इसकी पहचान होती है। इस विधि से कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कंपोस्टिंग कहते हैं, कंपोस्ट बनाना कहते हैं। जैसे कि हमने इस पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम इस बात पे। अब देखें कंपोस्ट का संगठन, किन किन चीज़ों का ये मिश्रण होता है। कंपोस्ट एक मिट्टी अर्थात ह्यूमस की प्रचुरता वाली गहरी भूरी से लेकर काले रंग की सामग्री होती है। कंपोस्ट क्या होती है, तो कंपोस्ट खाद या फिर मिट्टी, ह्यूमस जिसे कहते हैं, ह्यूमस जानते हैं मृदा में ह्यूमस, ये जो है वनस्पतियों द्वारा, गोबर द्वारा, पौधों के अवशेषों द्वारा, इन सबसे ह्यूमस बनती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो वो इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कंपोस्ट एक खाद या फिर मिट्टी या ह्यूमस की प्रचुरता वाली, क्या है, ह्यूमस। कंपोस्ट खाद जो होती है ये ह्यूमस की प्रचुरता अधिक होती है और गहरे भूरे से लेकर काले रंग की होती है, जिसमें बदबू नहीं होती है और इसका पीएच मान सामान्य होता है। जो कंपोस्ट खाद होती है इसमें ना तो बदबू होती है और इसका जो पीएच मान होता है वो सामान्य होता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, सामान्य न्यूट्रल होता है। इसमें रोगाणु, खरपतवार के बीज, कांच, धातु और लकड़ी के टुकड़े आदि नहीं होते हैं। क्या होता है इसमें, जो है जैसे गोबर की खाद में अनेक प्रकार के अपशिष्ट पाए जाते हैं और ये जो कंपोस्ट होती है उसमें गोबर, इसमें क्या है, लकड़ी के टुकड़े या फिर कांच नहीं होते हैं। कुल न्यूनतम जैविक कार्बन 12% होता है। कंपोस्ट में जैविक
कार्बन की बात करें तो कंपोस्ट में जैविक कार्बन लगभग 12% पाया जाता है। कितना दोस्तों? 12% पाया जाता है। नाइट्रोजन 0.8% और फास्फोरस 0.4%, पोटास भी 0.4%। नमी भार की 15 से 25% तक जो नमी पाई जाती है, जो उसका वजन होता है उसका 15 से 20% पाई जाती है। कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात की बात करें तो 20 से कम होता है। इसमें क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद में कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 20 से कम होता है। और सारी भारी धातु FCO के विनिर्देशानुसार सुरक्षित सीमा में होते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि कंपोस्ट कैसे बनती है या कंपोस्ट क्या होती है, ठीक है। अब कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो, कार्बनिक बेकार पदार्थों का भंडारण। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी आवश्यकता होती है, कार्बनिक बेकार पदार्थों का भंडार, ठीक है, उसको लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट बनाने के लिए प्रमुख पदार्थ है। देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो होता है सबसे पहले जो है कार्बनिक पदार्थ का ही उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए, ठीक है। ये प्रमुख होता है कंपोस्ट बनाने के लिए। ये कार्बनिक पदार्थ निम्न स्रोत, किससे? निम्न स्रोत से प्राप्त होते हैं। किससे? निम्न स्रोत से प्राप्त होते हैं। अब ये निम्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो निम्न स्रोत जो हैं ऐसे पदार्थ, घास फूस, कास, जलकुंभी, वृक्षों के पत्ते, अन्य खरपतवार, सूखी गन्ने की लकड़ी, हरी पत्तियां, गन्ने की खोई, लकड़ी का बुरादा, मटर का जो पौधा होता है, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि जो फसलें होती हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं उन्हीं अवशेषों को यूज़ किया जाता है। या फिर पशुओं के नीचे बिछाए जाने वाले बिछौने, मूंगफली और पुआल, मूंगफली के छिलके, चमड़े, इन सब का, चमड़े का टूटन फूटन का भाग आदि जो है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। और फार्म और खेत खलिहानों में, सब्जी मंडियों में, बाजार और सड़कों पर प्रतिदिन जो कूड़ा करकट होता है, गौशाला से जो निकले हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको जो है इकट्ठा करने के बाद इसी का कंपोस्ट बनाने में उपयोग करते हैं। और क्या चीज़ लगता है? प्रारंभिक पदार्थ की, स्टार्टर की बात करें, कंपोस्ट खाद विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुछ पदार्थों को, प्रारंभिक रूप से कुछ पदार्थ काम में आते हैं। जैसे पहला हो गया पशुओं का गोबर व मूत्र, दूसरा हो गया मनुष्यों का मल मूत्र व गंदे नाले के पदार्थ। किसके? गंदे नाले के पदार्थ, जो सीवर होते हैं, शहरों में गंदे नाले होते हैं, उनसे निकले हुए पदार्थ। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मुख्य है वो है जल, यानी कि पानी। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए या कंपोस्ट खाद का निर्माण करने के लिए जल का उचित मात्रा में देना चाहिए। जल को, देखिए, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उचित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। खाद के ढेर में सदैव 50% जल का रहना आवश्यक है। अगर हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उस अवस्था में जल का जो है लगभग 50% जल का होना आवश्यक होता है। कम नमी की मात्रा होने पर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या व फिर क्रियाशीलता कम हो जाती है, इससे विच्छेदन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। देखिए, अगर हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो वहाँ पे जो गोबर की खाद या फिर जो अवशेष होंगे कंपोस्ट का निर्माण करने के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, या फिर उसमें जो है नमी की मात्रा लगभग 50% से अधिक होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं विच्छेदन करने वाले, उनकी क्रियाशीलता अच्छी होती है, ठीक है, और वो अधिक संख्या में तेजी से अपना काम करते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और खाद के ढेर से नमी का हास्य भाप के रूप में होता है, जिससे अपक्षलन के रूप में सदैव होता है। देखो, जैसा कि देखते होंगे गोबर की खाद को जब हम खोदते हैं, उसको निकालते हैं सुबह सुबह, तो उसमें से देखते हैं कि उसमें भाप निकलता होता है। क्या रहता है? भाप निकलता रहता है। तो उसे भाप की चर्चा की जा रही कि भाप द्वारा भी उसकी नमी निकल जाती है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा कि पानी का विशेष ध्यान रखना होगा, समय समय पे पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जल में वाष्पीकरण को कम करने के लिए 1-2 सप्ताह बाद वायुई जीवाणुओं द्वारा क्रियान्वयन पूर्ण होने के बाद कंपोस्ट के ढेर को मिट्टी से ढक देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसमें जो है नमी की मात्रा को पर्याप्त बनाए रखने के लिए उस ढेर को, जहाँ पे कंपोस्ट बना रहे हैं, कंपोस्ट का जो ढेर है उसको मिट्टी से ढक देते हैं। क्या करते हैं? पूरा मिट्टी से कवर कर देते हैं, ठीक है। और फिर वायु संचार की बात करें
कि उसमें अगर कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें वायु संचार की भी आवश्यकता होती है, ताकि जो उसमें जीवाणु हो वो अच्छे से क्रियाशील हो सके और अपना कार्य कर सकें। तो इसके लिए वायु का संचार अच्छा होना चाहिए। तो कंपोस्ट खाद के निर्माण में अधिक वायु का प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, अगर कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो उस अवस्था में वायु का अधिक प्रवेश होना कंपोस्ट खाद के अंतर्गत वो आवश्यक होता है, क्योंकि ढेर में अधिकतर अभिक्रियाएं जो है वायवीय जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? वायुमंडली के जीवाणुओं द्वारा होती है। वायु संचार के लिए 10 से 15 दिन बाद ढेर को पलटते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो ढेर होता है खाद का, उसको क्या करते हैं, 10-15 दिन बाद पलटते रहते हैं। उससे क्या होता है कि वायु संचार बना रहता है, खाद्यों की संरचना में चेंज हो जाता है, जो पदार्थ होते हैं उनकी संरचना में चेंज आ जाता है, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे पलट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बराबर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। क्या होता है, जिन कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है उनके विच्छेदन से अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत अधिक प्रोटीन या फिर नाइट्रोजन रखने वाले पदार्थों में वायु प्रवेश से नाइट्रोजन की अधिक हानि होती है। क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिक हानि होती है। इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए वायु संचार का, और समय समय पे खादों के ढेर, जो इसका ढेर होता है उसको पलटते पलटते रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे हम नाइट्रोजन उर्वरक तथा चूना का पत्थर। क्या? नाइट्रोजन उर्वरक तथा चूना का पत्थर। देखिए, कंपोस्ट में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है, जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें अधिक देखा गया है कि उसमें नाइट्रोजन खाद की कमी होती है। क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। कूड़ा करकट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किस में होती है? कूड़ा करकट में ही नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तथा जीवाणु भी अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। क्या करते हैं, उसी जो ढेर है उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो भी नाइट्रोजन का ही उपयोग करते हैं अपने को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन की कमी में अम्लीयता बढ़ती है। क्या होता है, अगर फिर नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस अवस्था में ढेर में अम्लीयता बढ़ने लगती है, और अम्लीयता बढ़ने से विच्छेदन करने वाले जीवाणु की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए कंपोस्ट में नाइट्रोजन उर्वरक या चूने पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब कंपोस्ट का जो ढेर है, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए कि अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं बनी होगी, तो क्योंकि जो छोटे जीवाणु होते हैं उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उस अवस्था में नाइट्रोजन कम हो जाता है, और नाइट्रोजन की कम होने की अवस्था में इनमें अम्लीयता बढ़ती है। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, जीवाणुओं की क्रियाशीलता तेजी से हो, अच्छे से हो, उसके लिए नाइट्रोजन के रूप में हमें कंपोस्ट में नाइट्रोजन उर्वरक, क्या नाइट्रोजन उर्वरक या फिर चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, समझ में आया इतनी सारी बातें? आगे देखते हैं कंपोस्ट के लाभ। अच्छा, कंपोस्ट के लाभ क्या होते हैं? इस कंपोस्ट हमने कंपोस्ट को सीख लिया, कंपोस्ट को जान लिया क्या होता है, कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है वो भी प्रक्रिया देखी, आगे उस पर चर्चा करेंगे। कंपोस्ट में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, क्या विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उस पर चर्चा की। तो अब देखेंगे कंपोस्ट के लाभ के बारे में कि कंपोस्ट का उपयोग करने से क्या लाभ होता है। देखो, कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट का बहुत अधिक योगदान है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए। क्या है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए कंपोस्ट का बहुत अधिक योगदान है। अगर कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले मृदा का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता है, उसकी बनावट में सुधार होता है। और कंपोस्ट जो है मिट्टी की बनावट में सुधार आता है, क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधती है। क्या करती है, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको नीचे मजबूती से बांधती है। तो उस अवस्था में अगर कंपोस्ट का उपयोग करेंगे मिट्टी में, तो ये मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें सुधार आता है। उस सुधार आने की वजह से मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपस में बंध जाते हैं। जैसे कोई फसल होती है, जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें हवा चलने पर या फिर बारिश होने के बाद हवा चलने पर उनमें गिरने का डर होता है, गिरने का भय होता है। तो उस अवस्था में जो मिट्टी होती है, कंपोस्ट अगर उसमें डाला है तो मिट्टी में मजबूती आती है उसके कणों में, तो वो फसल को गिरने से बचाती है। ठीक है, फसलों को गिरने से रोकने में मदद करती है। मृदा में नमी प्रतिधारणा बेहतर होता है। अच्छा, कंपोस्ट का उपयोग करने से मृदा में जो जल मांग होती है मिट्टी की, या फिर जो उसमें नमी होती है वो नमी बनी रहती है। बार बार अधिक जल देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिससे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखें, मिट्टी में वायु संचार भी बेहतर होता है। क्या होता है, कंपोस्ट का उपयोग करने से मिट्टी में वायु संचार अच्छा होता है। अब वायु संचार जड़ों तक हवा पहुंचती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्व
जो है पोषक तत्व बेहतर ढंग से ग्रहण होते हैं और उर्वरकों के उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। मिट्टी का तापमान भी पर्याप्त नमी और वायु संचारण के कारण सामान्य बना रहता है। क्या होता है, मिट्टी का तापमान जो है उसमें जो मिट्टी का तापमान होता है, मृदा का तापमान होता है, कंपोस्ट के उपयोग करने से उसमें क्या होता है, उसका तापमान जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में सही बना रहता है और साथ ही साथ वायु संचारण के कारण सामान्य बना रहता है। कंपोस्ट डालने से मिट्टी का पीएच भी सामान्य हो जाता है। अगर किसी भी क्षेत्र की जो सॉइल है, मिट्टी है, वहाँ पे पीएच मान ऊपर नीचे हो रहा है तो अगर कंपोस्ट का उपयोग करेंगे तो कंपोस्ट के उपयोग से मिट्टी का पीएच भी सामान्य हो जाता है, जो स्वतः ही मिट्टी में पौधों के सभी पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्ध करने को बढ़ाता है और उर्वरक के प्रयोग की प्रभाविता को बेहतर बनाता है। कैसे करता है, कंपोस्ट जो है ये मिट्टी का, इसके द्वारा मिट्टी का पीएच मान सामान्य हो जाता है, जो स्वतः मिट्टी में पौधों के सभी पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्धता को बढ़ाता है और उर्वरक प्रयोग को बेहतर बनाता है। कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि, देखिए कंपोस्ट खाद तैयार करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, दो विधियां, एक वायवीय विधि, एक अवायवीय विधि। ठीक है, वायवीय विधि, वायवीय विधि में क्या है, इस विधि में कंपोस्ट खाद बनाने के लिए देखिए दो तरीके से बनाई जा सकती है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद बनाने की दो विधियां हैं। अब दो विधियां कौन कौन सी हैं, पहली विधि है वायवीय विधि, एरोबिक मेथड। इस विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, क्या 2 मीटर, कैसे करते हैं, ये हो गया 2 मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसकी गहराई कितना, 1 मीटर। ठीक, आवश्यकता अनुसार गड्ढा बना लेते हैं। ठीक, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा और लंबाई भी अपने आवश्यकता अनुसार हम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी जो लंबाई है, गड्ढे की लंबाई भी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। देखिए गहराई 1 मीटर रखेंगे, गड्ढे की गहराई जो है 1 मीटर रखेंगे, कितना, 1 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और इसको भी 4 मीटर कर लेते हैं, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपको जगह हो, सफिशियंट हो। ठीक है, गड्ढा बना के तैयार कर लेते हैं और इस गड्ढे में विभिन्न प्रकार के अवशेष, अब ये अवशेष कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे पशुशाला के बिछौने हो गए, पशुओं के गोबर हो गए, कूड़ा करकट हो गया, वनस्पतियों के अवशेष हो गए, इन सबको जो है उसी गड्ढे में भरते हैं। क्या करते हैं, उसी गड्ढे में डालते हैं। पशुओं के मल मूत्र, सानी, मिट्टी, बिछौना, चारे, खरपतवार, जो भी क्या कहते हैं अवशेष होते हैं, उन अवशेषों का उपयोग करते हैं। और उसके बाद पौधों की पत्तियों आदि को मिलाकर गड्ढे में 20 से 30 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। कितना, 20 से 30 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। इन सभी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि गोबर हो गया, पशुओं के बिछौने हो गए, पशुओं के मल मूत्र हो गया और पौधों के वनस्पतिक भाग हो गए, पत्तियां हो गई, इन सब चीज़ों को, सब्जियों आदि के छिलके हो गए, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर या 20 से 30 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। उसके बाद गोबर का घोल का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं, गोबर का घोल बना लेते हैं। उस घोल को, ये जो 20 से 25 सेंटीमीटर मोटा तही जो है इस पर हम डाले होते हैं, गड्ढे में रखे होते हैं, उस पर गोबर का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, यदि यह पदार्थ सूखा हो तो पानी का छिड़काव कर देते हैं। अगर जो ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं, अगर वो सूखा है तो उस पर पानी भी डाल देते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या क्या डालते हैं, हड्डी का चूरा हो गया, राख हो गई आदि की एक पतली परत बिछा देते हैं और फिर उसके बाद पुनः वही अवशेष जो है ऑर्गेनिक मैटर फिर डाल देते हैं। और जब तक गड्ढा भर नहीं जाता, ऐसे ही 20-30 सेंटीमीटर भरते हैं अवशेष। उसके बाद पानी का छिड़काव और गोबर का छिड़काव करके, ऐसे करके कई तह बनाते हुए गड्ढे को भर देना है। गड्ढे में पड़े हुए पदार्थ को 2-3 बार पलटते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले तो एक चीज़ देखिए, जब यह जो है गड्ढा भर जाए, गड्ढे की ऊंचाई जमीन से 25 सेंटीमीटर हो जाए, कितना, जमीन से 25 सेंटीमीटर हो जाए, गड्ढा भर जाए। मान लीजिए ये गड्ढा है, अब जमीन से इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो गई, ये बढ़ गया, भर गया। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, गड्ढे को, इसके अवशेषों को क्या करते हैं, अच्छे से गोबर और मिट्टी मिलाकर उसको बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद गड्ढे में पड़े हुए पदार्थ को 2-3 बार पलटते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसको गीला करते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की प्रक्रिया करने के बाद जो है लगभग 5 से 6 महीने बाद, कितना, लगभग 5 से 6 महीने बाद, 5 से 6 मंथ बाद
क्या होता है कि खाद जो है प्रयोग करने के लिए कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अब इस विधि का उपयोग कब करते हैं, तो इस विधि का उपयोग सबसे अच्छा, अगर अच्छी कंपोस्ट का उत्पादन लेना है तो वर्षा ऋतु में करते हैं। कब करते हैं? वर्षा ऋतु में इसका प्रयोग करते हैं। यह वर्षा ऋतु में लाभकारी होता है। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसिटीज आदि के द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन किया जाता है। जैविक पदार्थ उच्च तापीय एवं मध्य तापीय अवस्थाओं, किस पर? उच्च तापीय एवं मध्य तापीय अवस्थाओं के ढेर, गड्ढे, टैंक आदि में उपयुक्त नमी और वायवीय अवस्थाओं में बेहद रूप से विघटित होते हैं और अंत में भूरे से गहरे रंग के या काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। देखिए, कंपोस्ट बनाने के वायवीय जो तरीका है इस पे हमने चर्चा की। फिर एक बार हम इसको ऐसे ही रिकॉल कर लेते हैं कि एक गड्ढा बनाते हैं, आवश्यकता 2 मीटर चौड़ाई और उसकी गहराई 1 मीटर होनी चाहिए और लंबाई आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें अवशेष, ऑर्गेनिक अवशेष क्या? जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, पेड़ पौधे के पत्तियां हो गई, वनस्पतियों के तने हो गए, और जो है फसल के तने हो गए, फसल के अवशेष हो गए, और गोबर खाद, पशुओं के मलमूत्र, मनुष्य के मलमूत्र, इन सबको जो है उसमें गड्ढे में डालते हैं। कितना? कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची जब तह तैयार हो जाती है तो उस पर क्या करते हैं, अगर ये मैटर सूखा हुआ है, ये पदार्थ सारे सूखे हैं, तो उसमें पानी डाल देते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और फिर गोबर का छिड़काव कर देते हैं। और यही प्रक्रिया तब तक कंटिन्यू करते जाते हैं जब गड्ढा भर जाए। और गड्ढा जब भर जाए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, तो उस पर क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी का लेप लगा देते हैं, अच्छे से ढक देते हैं उसको, और फिर 1 महीने बाद जो है उसको खोलते हैं और फिर पलटते रहते हैं। इस तरीके से जो हमारी खाद तैयार हो जाती है, और जब अच्छी से तैयार हो जाती है तो उसका कलर जो है भूरे से क्या होता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। दोस्तों, अब अवायवीय विधि, ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। इस विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार 4-5 मीटर लंबाई, 15 से मतलब 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई, कितना? 1 मीटर गहराई का गड्ढा तैयार कर लेते हैं। सेम वही प्रक्रिया है जो अभी हमने वायवीय में की, कि ऐसे गड्ढा तैयार कर लेते हैं। इस विधि में प्रयोग करने गड्ढे में 25 से 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्या है कि 25 से 30 सेंटीमीटर की मोटी परत बिछा देते हैं और इसके बाद आधा किलो गोबर तथा क्या 150 से 170 ग्राम राख को आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी में मिलाकर जो है जब तह बन जाएगी गड्ढे में डाल देंगे, सेम उसी प्रक्रिया से। तो उसमें राख और गोबर मिला के पानी का घोल बना के उसको इन पे पदार्थों पे अच्छी तरह से छिड़क कर दबा देते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से गड्ढे को जमीन से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देते हैं। ये गड्ढा हो गया मान लो, तो ये जमीन से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए। ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, इस पदार्थों को अच्छी तरह से सड़ाने के लिए जब मिट्टी एवं गोबर का गाढ़ा घोल बना लेते हैं, क्या करते हैं, घोल बना लेते हैं और इस पर लेप लगा देते हैं। किसका? मिट्टी और गोबर का लेप लगा देते हैं। इस तरह से कंपोस्ट में अवायवीय विघटन से अधिक तापमान विकसित नहीं हो पाता है। अवायवीय विघटन में अपर्याप्त नाइट्रोजन के यौगिक पर्याप्त रूप में तथा कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाने से अमोनियम के रूप में होने वाले नाइट्रोजन का हास्य समाप्त हो जाता है। देखिए, अगर इस विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का हास्य होना होता है उसमें अमोनियम के रूप में वो रुक जाता है, वो नहीं होता है। ठीक है। और इस प्रकार से 4-5 महीने के बाद, क्या 4-5 महीने के बाद, कितना, 4 से 5 महीने के बाद, यानी कि 120 से 150 दिन के बाद क्या होती है, हमारी खाद हो जाती है तैयार, कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। किसके लिए? खेतों में देने के लिए कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है और फिर उसका उपयोग करते हैं। अब हमने बनाने की प्रक्रिया देखी, कंपोस्ट जाना क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या उपयोग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, हमने इस पर चर्चा की। अब अगली क्लास जो होगी हमारी, वो कंपोस्ट या फिर जो अन्य ऑर्गेनिक मैटर होंगे उस पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से अन्य ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जिनको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है यहीं पे समाप्त। हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।